नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के, ध्येय आईएएस संस्थान के और संस्कृति आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे। और कल से हम लोग जीएस वर्ल्ड के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और जो जीएस वर्ल्ड के ये मॉडल टेस्ट पेपर हैं, इनमें अब तक हम लोग 2 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्न थे। आज हम लोगों का जो तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है मित्रों, वो आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के इतिहास को समेटे हुए है अपने आप में। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीएस वर्ल्ड के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हेनरी हॉर्डिंग, ऑप्शन सी चार्ल्स बॉल और ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंकेट। तो अवध के बारे में एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में 1851 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। और उन्होंने 1856 में इसे अपने अंडर कर भी लिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है 2, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1856 का सारांश समझौता तालुकादारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। 2 अवध के तालुकदारों को और उनके किसानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन 2 केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी न 1 न 2 सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1856 के सारांश समझौते में अगर हम बात करते हैं तो यह समझौता, पहली बात आप समझ लीजिए, 1856 में हुआ था, जिसे सारांश समझौता कहा जाता है। इसमें यह कहा गया था कि तालुकदार भूमि में कोई स्थायी हिस्सेदारी नहीं रखने वाले हैं और हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि पर अपना कब्जा स्थापित किया था। इस सारांश को निपटाने जहां भी संभव हो तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहली स्टेटमेंट हमें क्या मिला? सही मिला। दूसरा देखते हैं। अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ 57 में विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तालुकदारों का नेतृत्व और किसानों का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने किया था, और ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन में सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो, बी विशाल गुलाब, सी लॉर्ड एमहर्स्ट और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो बक्सर की लड़ाई के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर, यदि हम बात करें बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और इस युद्ध में अवध के नवाब शहसुजा, इसके अलावा आपके सुजाउद्दौला, और इसके अलावा मुग़ल बादशाह और साथ ही बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम ने पार्टिसिपेट किया था। एक गुट बना था, और इस गुट को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन थे? तो ऑप्शन ए देखते हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन सी गोपाल बाबा वालंगकर, ऑप्शन डी ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो अगर हम बात करें अनार्य दोष परिहार मंडली यानी गैर आर्यों के बीच बुराइयों को दूर करने की एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और वालंगकर वाइटलर
विधवावासक ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण को नष्ट करने वाले अखबार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यानी गोपाल बाबा वालंगकर ने जो गैर आर्य थे उनके बीच में जो व्याप्त थीं चीज़ों का मतलब है जो कुरीतियाँ व्याप्त थीं उनको दूर करने के लिए इसको किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम मोहन राय के नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। 2. राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ राजा राम मोहन राय नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और वो समाज में यानी हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को ही समाप्त करना चाहते थे, किसी भी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ये बात क्या है मित्रों? पूर्णतः गलत है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में ही की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा। पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म सभा से या ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, तो इसके आंसर क्या होंगे? आंसर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इसे देखते हैं। कौन हेनरी विवियन डेरिजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा, जिनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों में हमारी जाति के सिपाही पिता के रूप में डेरिजियो को आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहा जाएगा, तो ये किसने कहा था मित्रों? ये कहा था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? उसे समझते हैं। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी विट्ठलराव कृष्णजी दाम्बेकर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फूले को 1888 में महाराष्ट्रीय समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णजी वांदेकर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? विट्ठलराव कृष्णजी वांदेकर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यदि हम मौलिक एकता की बात की गई है यहाँ पर, और इस मौलिक एकता में विश्वास करते हुए स्वामी विवेकानंद ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारत इस जंक्शन में क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो
दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार के आह्वान किया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी आह्वान किया था। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल दूसरा नाम था, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो देवबंद स्कूल की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान के संगठन यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ धार्मिक फरमान जारी किया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान का जो एंग्लो इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी थी उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी योकोहामा और ऑप्शन डी मॉस्को। तो यदि हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी न्यूयॉर्क में। किस में हो गई थी, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की HP बॉल्बोसिक और कर्नल ओलकॉट ने 1875 में की थी। किस में की थी, 1875 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संघों पर शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस से पहले भी कई संगठन बन चुके थे और इन संगठनों में हमारे अध्यापक, हमारे वकील, हमारे छात्र, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक सब शामिल होते थे। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली, ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी बसंती देवी, ऑप्शन सी प्रीति लता बदेदार, ऑप्शन डी कल्पना दत्ता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहली भारतीय महिला डॉक्टर जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा की डिग्री के साथ प्रैक्टिस की वो कौन थी, वो थी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी मित्रों, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। डायरेक्टर को कब ख़त्म किया गया। पहला भारत सरकार अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1891, चार्टर अधिनियम 1813। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो निर्देशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये ख़त्म हो गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, यानी क्रांति के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे। ए लाला लाजपत राय, 2 अरविंद घोष,
3 बाल गंगाधर तिलक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, और सी 1 और 2 और सभी। तो कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? तो बाल पाल लाल, ठीक है, ये तो थे ही। इसके साथ साथ अरविंदो घोष भी उग्रवादी नेता थे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, और डी एनी बेसेंट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वदेशी के आह्वान उठाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, उसे समझते हैं। दादा भाई नेहरूजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए 1892 में ब्रिटिश संसद ने लिए चुने गए उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दादा भाई नेहरूजी के संबंध में ये जो तीनों बातें हैं बिल्कुल सही हैं, जबकि केसरी और मराठा के संपादन जो है वो किसने किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, यानी ये गलत और यही हमारा आंसर भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? 1833 के चार्टर अधिनियम, 13 के चार्टर अधिनियम, 93 के चार्टर अधिनियम, या 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी के पूर्णतः एकाधिकार समाप्त 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। 1813 में कुछ हद तक ख़त्म किए गए थे, लेकिन चीन और चाय के साथ का एकाधिकार अभी कंपनी के पास बना रहा था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 33 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी बी लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हॉर्डिंग्स, डी विलियम बेंटिक। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में बात करें तो ये आपकी 1800 में हुई थी। तो 1800 में भारत के गवर्नर जो थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड मेयो। तो सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रों ये समिति किसके लिए बनी थी? अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के लिए इस समिति का गठन किया गया था उसकी के लिए, और ये किया गया था 1886 में लॉर्ड डफरिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, विलियम बेंटिक को, या लॉर्ड कैनिंग को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्थानीय सुशासन के बारे में, सबसे पहले या प्रांतों में स्वतंत्र सरकारों का सिद्धांत लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके रिपन सरकार में थे। ठीक है, जिन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की थी। मेयो ने सरकार के समय उनके लिए शुरू किया था। उनके योगदान के लिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्या है? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने बच्चों के लिए काम के घंटों के प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिए। इसने महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया गया। उपरोक्त में से कौन से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बच्चों के लिए काम के घंटे 9 घंटे तक सीमित किए, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम, बच्चों के लिए काम के अधिकतम घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ 9 घंटे नहीं 7 घंटे किया गया था। महिलाओं के लिए प्रतिदिन 11 घंटे तय किए गए, ठीक है। अधिकतम काम के लिए 1.5 घंटे के अंतराल के साथ प्रतिदिन 11 घंटे तय किए गए। पुरुषों के लिए काम घंटे अनियमित छोड़ दिए गए, अतः कथन 2 क्या है? 2 हमारा सही होगा। तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 हमारा जो होगा वो सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम बेंडरसन या क्लॉड कॉर्नवालिस? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे, जो मित्रों 1888 कब? 1888 में इलाहाबाद के जो आज का प्रयागराज है, आज का क्या नाम है इसका? प्रयागराज, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम या लॉर्ड लिटन? तो विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात करें तो वारित होने के समय जो गवर्नर थे उसके बारे में यदि हम बात करें तो उस समय लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन आया था? लॉर्ड कैनिंग आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन से आयोग को अकाल आयोग था? नियुक्त कौन सा? रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, रेले आयोग, मुदलियार आयोग या हंटर कमीशन? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए सामान्य रणनीति सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह पहला अकाल आयोग था जिसकी स्थापना लॉर्ड लिटन के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27 में? इसको समझते हैं। भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने भारत में पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। ओके, डचों का भारत में पतन पुर्तगाली और डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हो गया था। तो डचों के यदि हम पतन के बारे में बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1759 में मध्य हुए बेदरा के युद्ध के बाद हुआ था। तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था मित्रों वो पुर्तगीज़ नहीं अंग्रेज़ थे। कौन थे? अंग्रेज़ 1859 में। तो ये सही ये गलत कौन सा सत्य है? केवल एक सत्य है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28? इसे समझते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए, बिल्कुल सही है। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई। तो ये दोनों बातें जो हैं मित्रों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पुर्तगीज़ भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आ गए थे। कब? 1498 में वास्को डी गामा के रूप में। ठीक है, और कब गए थे? और 1961 में गोवा को जब ले लिया तब गए थे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को
कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, हैदर का अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि 1767-65 के करीब, चिक्का कृष्णराज का वाडियार द्वितीय शासन ये हुआ था 1799 में। तो यदि हम बात करें तो 2, 1, 3 यानी कौन सा बनेगा, जो क्रम बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा मित्रों, तो ये क्रम बनेगा 3, 2, 1। हाँ, क्रम जो बनेगा वो 3, 2, 1 में होगा, क्योंकि 1612 में वाडियार राजवंश की मैसूर पर स्थापना हुई थी। ठीक है, और द्वितीय राजवंश जो बना था वो 1734 से 1761 में बना था। ठीक है, और हैदर अली द्वारा जो 1769 में हुई थी, कब हुई थी, 69 में, और 1792 में, यानी 3, 2, 1 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों ये दोनों बातें यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित संधियों के घटते क्रम में बताइए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में घटते क्रम में बताना है सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सूरत की संधि जो हुई थी वो 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में, और सालबाई की संधि 1782 में, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूरत 1775, पुरंदर 1776, सालबाई 1782। तो क्या हुआ है यहाँ पे, उनके घटते क्रम में, यानी घटता क्रम बताना है, सॉरी घटता क्रम मित्रों बताना है। ये मैंने बढ़ता क्रम लिख दिया था। तो घटता क्रम जब अगर आप करेंगे तो वो होगा 3, 2, 1, यानी ऑप्शन सी हमारा घटता क्रम होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32, ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, कलेक्टर का कार्यकाल जमींदारों को नियंत्रित करने का एक साधन बनाया गया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, केवल 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 एवं 3, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात करें तो क्या होगा सही, ब्रिटिश कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी, किंतु उसने उनको नियंत्रित करने हेतु प्रश्न में कदम उठाए। ठीक है, तो ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, निम्नलिखित में कौन प्राच्यवादी विद्वान था, यानी कौन सा प्राच्यवादी विद्वान था। तो यहाँ पे प्राच्यवादी के बारे में बात करनी है तो डॉक्टर H.N. विल्सन, डॉक्टर मेकाले, H.T. प्रिंसेप। तो प्राच्यवादी विद्वानों में अगर हम बात करें तो H.F. विल्सन और H.T. प्रिंसेप नेतृत्व प्राच्यवादी शिक्षा के रूप में किया जाता है। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा के लिए इन्होंने बात की थी, जबकि ये अंग्रेजी शिक्षा पर बल देते थे। यानी 2 विकल्प, केवल 2 विकल्प सही हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है 34, उसे समझते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये सारी बातें हुई थीं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35,
आज़ादी के बाद निम्नलिखित घटनाक्रम को बढ़ते कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर का भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, ओके। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित होना, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या, जवाहरलाल नेहरू में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू अंतरिम गवर्नमेंट बने थे। 2 सितंबर 1946 में। महात्मा गांधी की अगर हम गोली की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में। पाकिस्तान के अगर पहले युद्ध विराम की बात करें तो 1949 में। और कश्मीर पर विलय पत्र की अगर हम दस्तखत की बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिए कौन सा सबसे पहले है। चौथा सबसे पहले है, फिर आपका महात्मा गांधी, चौथे के बाद है आपका पहला 4-1, फिर आपका तीसरा, फिर आपका दूसरा, यानी 4-1-2-2, 4-1-3-2। चल ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36, क्या कह रहा है? अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों के कार्य किए। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। तो कौन सा इसमें असत्य है? तो यहाँ पर यदि असत्य की बात करें तो यहाँ पर अंतरिम सरकार कार्यकारी परिषद अध्यक्ष के रूप में बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन ने दोनों ने कार्य किया, बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार राष्ट्रमंडल के संबंधों प्रभारी भारत का वायसराय था, ये स्टेटमेंट क्या है मित्रों? गलत है। ठीक है, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री विदेश मामलों में राष्ट्रमंडल के प्रभावी के तौर पे थे, यानी ऑप्शन बी हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और उसको देखते हैं 37 क्या कह रहा है। जिन्ना ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले का समर्थन किया था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जिन्ना ने सी राजगोपालाचारी का समर्थन किया था, ये बात नितांत गलत है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए सी राजगोपालाचारी के व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास करने के तहत फार्मूला दिया गया, जिसे सी राजगोपालाचारी फार्मूला कहते हैं। और इस फार्मूले में मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात कमीशन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के उन क्षेत्रों का निर्धारण करे जहाँ मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर तय किया जाए कि भारत से पृथक होना चाहते हैं कि नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषय में रक्षा, वाणिज्य और संचार, आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। ये बातें किसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। और दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, यानी क्या है 37 में? ए गलत टाइप कर दिया है इससे साइन। ए गलत और डी हमारा क्या है? सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38, इसे समझते हैं। रेड क्लिफ लाइन रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेड क्लिफ ने तत्कालिक भारत को 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है, तो 13 अगस्त 1947 में प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान बटा। ये बात क्या है? बिल्कुल
गलत है, क्योंकि ये हुआ था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण और जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय तक फैली हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी। और इसके अलावा ये पूर्वी पाकिस्तान में भी बटी हुई थी। और ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? उसे समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? स्लो डाउन हड़ताल जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1940 की रेलवे हड़ताल को, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड को, ऑप्शन सी गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल को, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो हड़ताल है स्लो डाउन, ये भारतीय नेवी के द्वारा, यानी भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजियों रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा की गई थी। ये आपका ऑप्शन कौन सा है? ये आपका था भारतीय रॉयल नेवी, भारतीय रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा की गई हड़ताल थी, जो 18 फरवरी 1846 में हुई थी। 18 फरवरी 1946 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सही है। भारत छोड़ो नारा गांधी जी ने दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा भारत छोड़ो नारा जो है वो किसने दिया था? ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें 40 अपना। तो भारत ये अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, और ये नारा अरुणा आसिफ अली द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अरुणा आसिफ अली के द्वारा दिया गया था। यानी ये हमारा गलत, पहला सही, ए सही होगा। ठीक है। कौन सा सही होगा? ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसे देखिए। आज़ाद हिंद सरकार में प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। बिल्कुल बात कैसी है? न हजम करने लायक है। ठीक है। दूसरी, आज़ाद हिंद सरकार में औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। और आज़ाद हिंद फौज में यदि हम बात करें तो इसका गठन 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था, और प्रधानमंत्री सुभाष बाबू बने थे। सुभाष चंद्र बोस, न कि रास बिहारी बोस। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष हैं 46 में JB कृपलानी, 47 में राजेंद्र प्रसाद, 48 में जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर 1946 में मेरठ में JB कृपलानी बनी थी, 46 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद बने थे, 48 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया बने थे। कौन बना था? पट्टाभी सीतारमैया बने थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों सही। तो विकल्प कौन से सही हैं? दो विकल्प हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है? चेम्सफोर्ड के कार्य तो क्वेश्चन नंबर 42 हम देख रहे थे। तो मित्रों यहाँ पे 1946 में JB कृपलानी थे, 47 में राजेंद्र प्रसाद थे, 48 में जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि दिल्ली के अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? सीतारमैया थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, यानी यहाँ पे दो विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43? इसे देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थीं? द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा पर सैंडलर आयोग,
शिक्षा पर सैंडलर आयोग और तृतीय अफगान युद्ध। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जब भारत आए थे तो वो आए थे 1916 से 1921 तक। कब तक आए थे? 1960 से 1921 तक। शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। विश्व युद्ध यहाँ पर 16 और 21 तक भारत के वायसराय रहे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय इसे भारत भेजा गया था। इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण यही काफ़ी चर्चित रहे। इसका समय 1919 के रॉलेट एक्ट के पास हुआ। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग कांड, चैम्सफोर्ड 1300 अप्रैल में। ठीक है, तो तृतीय अफगान युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं थे और बाकी इन दोनों के समय थे, यानी ऑप्शन 2 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। खुंटकट्टी क्या है? खुंटकट्टी प्रणाली का संदर्भ का सदस्य क्या है? खुंटकट्टी प्रणाली जो है मित्रों, आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आदिवासियों की द्वारा एक भू प्रणाली है। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? पहला, इन्हें मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। सही है। यह अधिनियम द्वैत शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। तो इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये दोनों बातें हैं जो कि सत्य हैं। तो यहाँ पर कुछ भी असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी होगा हमारा सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइंडेड यहाँ पर असत्य पूछा गया है। इस पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46? इसे देखते हैं। क्या है? दादा भाई नेहरू जी ने बुक लिखी पॉवर्टी एंड इंडिया एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। M.G. रानाडे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। तो आपको बताना है कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है। कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग में सुमेलित है ये बताना है मित्रों। तो यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिल्कुल सही है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ये भी सही है, R.C. दत्त। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरिया एज, इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर भी R.C. दत्त ही हैं, R.C. दत्त ही हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये भी R.C. दत्त हैं और ये भी R.C. दत्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47? हंटर आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1854, 1858, 72 और 82। तो हंटर आयोग जो है मित्रों वो गठित हुआ था 1854 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1854 में हंटर आयोग का गठन किया गया और इसकी शिक्षा की प्रगति से 82 में एक शिक्षा आयोग नियुक्त हुआ। इस आयोग में 8 सदस्य थे। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? निम्नलिखित में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और S.A. डांगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सुभाष चंद्र बोस 1929 में अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू 28 के और डांगे 47 से 49 में। तो कौन नहीं रहा? मदन मोहन मालवीय नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहा इसका अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय नहीं रहे हैं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस का आरोपी था? ऐसे डांगे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगोरी लाल चेटियार या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 21 फरवरी 1924 में एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, उस्मानी गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगरा वेलू चेटियार को कानपुर षड्यंत्र से संबंधित थे। ये तीनों के तीनों षड्यंत्र से संबंधित थे, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, देखते हैं 50 क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन जो हैं हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन दोनों कथन जो हैं हमारे बिल्कुल गलत हैं। इसके आरंभिक क्षण आम नागरिकों की भूमिका थी। मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह का समर्थन बिल्कुल दिया था। यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में स्तंभरारी या जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश कंपनी जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण को प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। बिल्कुल। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और उनका राजस्व समाहर्ता भी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1793 में स्तंभमारी बंदोबस्त लागू किया गया और राजस्व कंपनी जमींदारों के मध्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जमींदार भूमि के स्वामी नहीं माना गया, वह सिर्फ राजस्व समाहर्ता ही थे। ठीक है, भूमि स्वामी यहाँ पर इन्हें नहीं माना गया था, उन्हें केवल राजस्व समाहर्ता माना गया था। यानी दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52? आधुनिक भारत के ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय था? यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त था। यह बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाए गए प्रशासनिक केंद्र थे। यह भू राजस्व मापने की इकाई थी। यह बड़े जमींदारों और कनिष्ठ सहयोगियों की राजस्व प्रतिनिधि नियंत्रण हेतु एक संस्था थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही है वो है ऑप्शन ए, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अनुशीलन समिति के संदर्भ में विचार करें। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रोमेथा मित्तर ने की थी। इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह 2 शाखाएं थीं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 1 एवं 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54? उसे देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। ये दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं थी? द्विसदनीय विधायिका, सरकार का संसदीय स्वरूप, पूर्ण स्वराज, सिंध को बंबई से अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन सी सिफारिश नहीं थी? तो द्विसदनीय व्याख्या नेहरू रिपोर्ट के बारे में यदि हम बात करें तो ये आई थी आपकी 1958 में। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कौन सी बात नहीं मानी थी या इसकी बात नहीं की थी? तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेट की बात की थी। यानी ये बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। दिवाली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। यह भारत की औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से
कौन से? ऑप्शन ए 1 2, बी 1 और 2, डी न 1 न 2। तो ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है 57 उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बेवल योजना से नहीं जुड़ा है? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो बेवल योजना में कौन कौन सी बातें थीं? तो मित्रों, बेवल योजना में गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, ये बात नहीं थी, ऐसा कहीं कहा गया था। बाकी बातें सही हैं। बाकी बातें क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। किस पर? 58 पर। नेक्स्ट है हमारा 58। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड लिनिथगो ए ऑप्शन, लॉर्ड रीडिंग 2 ऑप्शन, लॉर्ड इरविन 3 और लॉर्ड विलिंगटन। तो इसके समय थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। लॉर्ड विलिंगटन थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है 59? कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन लोगों ने गांधी जी के सहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल। 1 और 2 कौन सा इसमें सही है? तो कलकत्ता में कांग्रेस के गांधी जी के सहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध करने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन लोग थे? तो मित्रों, गांधी जी के असहयोग सम्मेलन का विरोध करने वाले आंदोलन का ये सभी लोगों ने क्या था? विरोध किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60 उसे देखते हैं। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना, गुरदित्त सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो ये दोनों बातें मित्रों गदर पार्टी से लेकर सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है 61? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान, बकार उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो थे बकार उल मुल्क। कौन था? बकार उल मुल्क थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुआ? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन थे? ये मित्रों लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन थे। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अफगान के समय युद्ध जो हुआ था अगर हम बात करें तो अफगान युद्ध 1838 से 42 तक, फिर 78 से 80 तक, फिर 1919 में लड़े गए थे। ठीक है। लॉर्ड लिटन प्रथम शासनकाल में हुआ था, फिर 63 में हुआ था अमीन दोस्त। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? बैरकपुर छावनी में विद्रोह, सती प्रथा का उन्मूलन, अवध का विलय, सहायक संधि लागू होना। तो यहाँ पर यदि हम सबसे बाद की घटना देखें तो सबसे बाद की घटना बैरकपुर छावनी का विद्रोह 1857 में हुआ था। सती प्रथा 1829 में हुई थी, लिख लें अगर। अवध 1856 में मिल गया था। ठीक है। सहायक संधि 1799 में लागू, 98 में लागू हो गई थी। तो कौन सा सही होगा? सी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। दांडी नामक नमक यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? साबरमती, सूरत, दांडी और पोरबंदर। तो ये यात्रा मित्रों 12 मार्च 1930 साबरमती में शुरू हुई थी।
थी 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 में दांडी में समाप्त हुई थी। कहाँ पर? दांडी में समाप्त हुई थी और साबरमती में शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, भू राजस्व से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो मित्रों, अधोगामी जो सिद्धांत था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था और ये सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया मैकाले द्वारा कि हम उन लोगों को शिक्षित कर देंगे और वही लोग जो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे धीरे धीरे नीचे तक शिक्षा जाएगी, जिसे छलनी का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये कौन लेके आया था? लॉर्ड मैकाले लेके आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान तय घटाकर त्यागी करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इनके साम्राज्य के पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं ये देखना है मुझे। तो अगर हम बात करें, तेभागा आंदोलन बंगाल के प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप दर घटाई गई। साम्राज्य के पश्चिमी सिंधु नदी थी, इसके साम्राज्य के पश्चिम में सिंधु नदी थी। तो यदि हम बात करें, बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। ठीक है, फ्लाइट कमीशन के अनुरूप संघर्ष, इस आंदोलन के जोतदार को बटाईदार कंपारन सिंह और भवन सिंह थे। तो दूसरा गलत, पहला सही, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कराची अधिवेशन का सम्मेलन मौलिक अधिकार को किसने शुरू किया था? पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, आचार्य नरेंद्र देव ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये शुरू किया गया था कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसके द्वारा? 1931 वाले मौलिक अधिकारों का ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू की ने। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, और इसकी ड्राफ्टिंग जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, 1939 में कांग्रेस के ही अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम या नारायण राव? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके समय कौन इनका पेशवा था, तो मित्रों पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था और इसका पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन था? बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? उसे देखते हैं। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैयतवाड़ी की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। ओके, बात सही है। ठीक है, आगे थॉमस मुनरो ने की थी, ये बात यहाँ पर कही है। दूसरा, चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो अगर हम बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। थॉमस मुनरो 1820-27 में मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार काश्तकारों से करती थी। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी, उन्होंने सिफारिश नहीं की थी, यानी ये कथन गलत। और ये लागू थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मुनरो द्वारा। और ये भी गलत, यानी एक भी सही नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? उसे देखते हैं।
क्या कह रहा है 71? भारत में रेलवे विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। 2. भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या होंगी? सही होंगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा जो है वो सही होगा। क्या होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेंट हेलेना। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। तो वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक के, लॉर्ड हेस्टिंग्स के या कैनिंग के। तो वुड डिस्पैच 1854 में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक शिक्षा कमीशन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया था। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करके इस नीति की शुरुआत की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा कथन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया था। इसमें कंपनी आधार हस्तक्षेप, सीमित उत्तरदायित्व और नीति देशी रियासतों द्वारा इस नीति को लागू किया था। इस नीति को लागू लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया था। इस आधार पर हस्तक्षेप, ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, शक्तिशाली रियासतों हैदराबाद निजाम में संधि की इस नीति की शुरुआत की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इस नीति की शुरुआत, सहायक संधि की शुरुआत 1798 में की थी। किसने? सहायक संधि। किसके द्वारा ये की गई थी? हैदराबाद के निजाम के द्वारा। सहायक संधि वाली बात तो सही है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि इस नीति की शुरुआत की गई थी, ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया था, नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये हैदराबाद ने इस नीति के अंतर्गत ने ये नीति इलाहाबाद द्वारा लागू की गई थी, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या है 75? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 लखनऊ समझौते के संबंध में सत्य है? इसमें तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस तिलक को स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसी में नारा दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। समझौते में विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये भी बात सही है। मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन प्रणाली कांग्रेस ने स्वीकार कर ली थी, ये भी बात सही है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो लखनऊ समझौते की अगर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने नहीं आरसी मजूमदार द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन केवल चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। किस पर चलें? 76 पर।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 76 पर। निम्नलिखित मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी। 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के नाम सामने रखा था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षीय भाषण में इसकी बात की थी मुस्लिम राष्ट्र की, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1940 में उन्होंने ये बात कही थी, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत में स्वतंत्रता में शामिल किया गया। तो यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। मोहम्मद हज़रत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है क्वेश्चन 78? देखते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मिशन क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री काल में आया था। इस मिशन में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। 16 मई 1940 में इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर यदि बात करें तो इसने संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि विधानसभाओं में के सदस्य ही द्वारा ऐसा चुन लिया जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? और राजा राम मोहन राय ने, ये ऑप्शन सही है। दूसरा भी हमारा क्या है? दूसरा हमारा है विवियन डेरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, द्वारकानाथ टैगोर। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज से पहले बनाई गई थी, यानी 1814 में इसे बनाया गया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80 पर? निम्नलिखित में कौन सा 1859-60 के बीच प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए? बंकिम चंद्र चटर्जी, दिगंबर विश्वास, दीनबंधु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो 1859-60 के नील विद्रोह में जो शामिल हुए वो कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दिगंबर विश्वास, दीनबंधु। तो यहाँ पर जो शामिल हुए थे वो हैं आपके बंकिम चंद्र, दिगंबर विश्वास, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या वन पर? क्या है? गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के निम्नलिखित कथनों पर विश्वास कीजिए। स्वराज गांधी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी, सही बात नहीं है। स्वराज जो है वो हिंदी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, न कि स्वराज का। ठीक है, हिंद स्वराज किसका किया था? हिंद स्वराज, यानी पहला गलत। नेशनल हेराल्ड प्रकाशन गांधी ने अंग्रेजी में किया था। नेशनल हेराल्ड के बारे में यदि हम बात करें तो नेशनल हेराल्ड गांधी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में किया गया था। किसके द्वारा? पंडित नेहरू द्वारा। ठीक है, तो ये भी गलत, और ये अंग्रेजी में था, ये गुजराती में था, यानी एक भी सही नहीं। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रस्ताव किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। तो झंडा का प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और 22 जुलाई को इसे अपना लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मंदाकिनी हजारा निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित थी? मंदाकिनी हजारा निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित थी? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो संबंधित थी वो आपकी संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस लेखक पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखे गए? कौन सी? मैं नास्तिक हूँ, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, द रेड पैम्पलेट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भगत सिंह द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके राइटर कौन सी पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखी गई है? तो रेड टेम्पलेट
8 अप्रैल 1929 में बनाई गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी उन्होंने 5 अक्टूबर 1930 को लिखी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही पुस्तकें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है, माउंटबेटन योजना के संदर्भ में इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया। इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के लिए मानना अनिवार्य किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से सही होंगे? तो यहाँ पे इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। 3 जून 1947 में बनाई गई थी और ये विभाजन योजना भी इसे कहा जाता है। इसने रोकने का काम नहीं किया था। संविधान पारित किए जाने के सभी भागों में अनिवार्य, ये भी बात गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी के संबंध में सत्य है? विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय, 1813 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये तीनों बातें जो थीं हस्तशिल्प को बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। रंपा विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, कौन सा विद्रोह किससे संबंधित है? तो यदि हम यहाँ पे बात करें, सही उत्तर बताना है तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से संबंधित था। खासी विद्रोह के बारे में बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से नहीं, ये आपका मेघालय से संबंधित है। किससे? मेघालय से। ठीक है, मेघालय से संबंधित है। ठीक, और रामोसी महाराष्ट्र, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल जो हैं गलत हैं। यंग बंगाल आंदोलन जो है, यंग बंगाल आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी प्रभाव से नहीं, ये आपके भारतीय में जो ज्ञान था उससे संबंधित थी। ठीक है, उद्देश्य, प्रेस की स्वतंत्रता आदि की बात की गई थी। इसकी शुरुआत हेनरी डेरोजियो, ये बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन से प्रावधान 1919 के अधिनियम के शामिल थे? हाई कमिश्नर की नियुक्ति, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन, महिलाओं को सीमित मताधिकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलेनबरो के काल में किया गया। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिक के काल में किया गया। विधवा पुनर्विवाह कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली। तो यहाँ पे कौन सी बातें सही हैं? ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ठगी प्रथा 1830 और दास प्रथा ये भी 1829-30 की बात, सॉरी ये एलेनबरो के टाइम पे हुई थी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। 1843 के आसपास ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? इसे समझते हैं। वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा था। गांधी जी सत्याग्रह के समर्थन में ट्रवनकोर गए थे। दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं। लाल किला ट्रायल कैबिनेट मिशन की घोषणा, नौसैनिक विद्रोह। तो इसको कार्यकाल
किस उपयुक्त घटनाओं में निम्न के वायसराय के कार्यकाल में हुई थीं। तो अगर हम इस कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी बातें 1944 के आसपास की हैं और ये लॉर्ड बेवल के कार्यकाल की बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या है इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन घोष, लंदन इंडिया विनायक दामोदर, सोसाइटी सावरकर। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो मित्रों लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1885 में दादा भाई नेहरू द्वारा की गई थी। दादा भाई नेहरू 1865 में लंदन में दादा भाई नेहरू द्वारा, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन युग्म सुमेलित है शिशिर कुमार घोष। लंदन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नेहरू ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो आनंद मोहन बोस, ठीक है। और लंदन इंडिया सोसाइटी विनायक दामोदर। तो यहाँ पर कौन सा संबंधित सही नहीं है? 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर मित्रों देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94 उसे देखते हैं। डॉन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी बातें स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुई थीं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। खिलाफत आंदोलन स्वराज पार्टी के निम्नलिखित कौंसिल परिषद प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने इस पार्टी में राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ब्रिटिश भारत के दौरान चिपगर कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के दौरान यदि हम चिपकर के बारे में बात करें तो ब्लॉक प्रिंटर को क्या कहा जाता था? चिपकर कहा जाता था। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जर्नल ऑफ एशियाटिक्स रिसर्च किसने शुरुआत की थी? जर्नल ऑफ एशियाटिक्स रिसर्च की शुरुआत विलियम जोन्स के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1891 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सही है। 1781 में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया। नहीं, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना कि पूर्व के ज्ञान की त्रुटियों में चारों से भरा था। ये बात सही है। पहला गलत। 1 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99? ब्रिटिश 1835 में शिक्षा अधिनियम के उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाया गया। वुड डिस्पैच ने सिफारिश पर प्रत्येक प्रांतों में एक शिक्षा विभाग की स्थापित किया जाना था। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा के शिक्षा प्रणालियों में सुधार करने का निर्णय लिया। तो ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या है? उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार था। क्या था? सामाजिक धार्मिक। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सम्मेलनों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ सही है? ये जो बात की गई
है ये की गई थी गोविंद राणा डे के संबंध में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है 1923 में गठित ली कमीशन के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय प्रेस और सेंसरशिप आरोपित करना, सिविल सेवाओं में भर्तियों की प्रणालियों की जांच करना, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करना, देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये 23 में गठित ली कमीशन सिविल सेवाओं की भर्ती प्रणालियों की जांच करने से संबंधित थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, देखना है कौन सा संगठन किया गया था। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास लीग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो चुनाव सीट आरक्षित करने पर कांग्रेस के लिए मतदान जुटाने के लिए राजनीतिक मोर्चे पर 1935 में बिहार में दलित जगजीवन राम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास लीग की गठन किया गया। ठीक है, ये जगजीवन राम के द्वारा है, जगजीवन राम, यानी ये नहीं बाकी ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य मांग क्या थी? भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत में स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त करना, भारतीय शीघ्र अधिनियम को लागू करना, व्हाइट कॉलोनी के नाम स्वशासन के अधिकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन की बात की गई थी होम रूल लीग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या है 104, उसे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज INA के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1942 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की भारत सरकार की स्थापना का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, जिससे बहुत सी ध्रुव शक्तियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। प्रारंभिक रूप से इसे जापान द्वारा मलाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलकर गठित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3 और 4 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में क्रिप्स मिशन की विफलता, सर्वव्यापी असंतोष, लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों की स्वीकृति, मित्र राष्ट्रों की पराजय और दक्षिण बर्मा के अंग्रेज़ों की वापसी। तो यहाँ पर ये बातें करें तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी 11 सूत्री मांगों को स्वीकृत कर लिया था। ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। क्या होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा, यानी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्या कह रहा है 106? राष्ट्रवादी नेहरू रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था? साइमन विरोध आंदोलन, बहिष्कार करने की मांग उठाना, 1928 में केंद्रीय विज्ञान विभाग में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की विफलता पर प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया था। इसे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए अंगीकार लोकप्रिय बनाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो क्या कारण था? इनमें से कोई कारण नहीं था, ऑप्शन डी हमारा होगा। सर्वसम्मत संविधान निर्माण के लिए भारतीय नेताओं ने लॉर्ड बर्कनहैम द्वारा दी गई चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में सभी दलों ने मिलकर 1928 में संविधान सभा की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है 107? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसने भारत में एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट, इसने भारत संघ के हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का गठन की अनुशंसा की। इसने विदेशी मामलों में रक्षा और संचार के विषयों के साथ संबंध रखने वाले मजबूत केंद्र का प्रावधान किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए हमारा जो है कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर दोनों बातें
गलत हैं, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज से पुरोहितवाद का विरोध किया, इसने मूर्ति प्रतिमाओं स्मारक पूजा का विरोध किया, इसने कर्म और आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 और 2 सही हैं, दूसरा हमारा सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1A09। क्या है? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में इसने कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इसने सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ये दोनों गलत, एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। मदन मोहन मालवीय के संबंध में बताइए। बनारस विद्यालय, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें महात्मा मदन मोहन मालवीय द्वारा, ये तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुआवमरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का विद्रोह किया गया? ट्रवनकोर के शासक, असम के अहोम राजा, हैदराबाद के निजाम, अवध के तालुकादार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो असम के अहोम राजा का विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या है? रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने, यहाँ तक कि बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है 113? पूना पैक्ट से संबंधित है। दलित वर्गों, सही नहीं है। दलित वर्गों के लिए इस पर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। 50% सीटें वर्गों को आरक्षित की गई थीं। ठीक है। और विचार त्याग दिया था, इसे कम्युनल अवार्ड संशोधन स्वीकार किया गया था, यानी ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि इसमें 50% आरक्षण की बात नहीं की गई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, ब्रिटिश सिविल सेवा के संदर्भ निम्नलिखित कथन सही है। लॉर्ड कैनिंग ने अनुबद्ध कमिटमेंट अनुबद्ध अनकन्वर्टेड सिविल सेवाओं की शुरुआत की। 1861 में ब्रिटिश भारतीय परिषद अधिनियम की पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली परीक्षा प्रदान की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार जिला कलेक्टर पद का सृजन किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड के लिए अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा ICS की भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। तो यहाँ पर यदि बातें करें तो ऑप्शन डी हमारा सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है 115? उसे देखते हैं। भारत राष्ट्रीय प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध था। प्रतिज्ञा आंदोलन के बारे में बात करना है तो यहाँ पर यदि हम बात करें, धार्मिक शपथ लेने का रोक, बाल विवाह की रोक, ब्रिटिश समान बहिष्कार, विधवा पुनर्विवाह। तो ये था आपका बाल विवाह पर रोक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। घेरे के रिंग ऑफ फेंस की नीति को निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन को बनाना, ईसायक संधि के नीति का विस्तार था। नहीं, पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्या कह रहा है 117? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी अनके बीना दास गिरफ्तार कर सूर्य सेना और मुकदमा चलाया गया? कल्पना दत्त राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई। प्रतिमा बड़ेदार छापेमारी के दौरान मौत। शांति घोष स्कूली लड़कियां। सुनीता चंदेरी जिन्होंने जिलाधिकारी कर हत्या कर दी। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर मित्रों जो बात सही है, कल्पना दत्त को छोड़कर सारी बातें सही हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्पना बीना दास ने राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान, किसने? बीना दास
बीना दास ने ही ये किया था। 1 2 4 ये गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1918 हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इस समझौते में गांधी इरविन समझौते दो महात्माओं का मिलन कहा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित? सन्यासी विद्रोह केवल पहले धार्मिक भिक्षुओं को जमींदारों को बंगाल के स्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है, दूसरा इसे बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा, सही है। वंदे मातरम इसी में लिखा गया। ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। स्वतंत्र भारत संग्राम की घटनाओं को सबसे पहले से शुरू करके कालक्रम के अनुपात में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1900 ये मार्च में आया था, 8 अगस्त 1942 में था। सीहर फार्मूला 1944 में, INA का परीक्षण 1945 में। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 यही इसका सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कौन सा? 121 क्या कह रहा है? 121 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खां अब्दुल गफ्फार खान में आयोजित रेड शर्ट खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक मुख्य कार्यक्रम था। ऑप्शन देखते हैं। आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों के तर्ज पर आगे बढ़ना, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना, उत्तर पश्चिम भाग में ब्रिटिश सरकार से अन्य कार्रवाइयों का विरोध, अर्धसैनिक संगठन की स्थापना। तो यहाँ पर जो सही है वो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार थी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया? तो ये खिताब मित्रों किसे दिया गया? ये खिताब दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 यानी 123। क्या है? 19वीं शताब्दी के चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सी मांगें थीं? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, अपराधी मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे? भारत में अंग्रेज़ों की सफलता, ब्रिटेन अपने युद्ध वित्त पोषण के ऋण के बाजारों की सफलतापूर्वक उपयोग करता था। फ्रांस और पुर्तगाल व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य का स्वामित्व में थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेयरधारकों कंपनी के निर्णय काफ़ी प्रभाव डालते थे। यदि हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी बातें जो थीं वो सही थी ब्रिटिश को जीतने के लिए? तो ये तीनों बातें थीं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 90 में राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन विलय, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ठीक है। 52 कांग्रेस संविधान तैयार किया गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। कब हुआ था? 86 में। ठीक है, और इसके बाद सर सैयद अहमद खान तैयब जी 1887 में राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 87 में। कांग्रेस के संविधान के बारे में बात करें तो 1908 में संविधान बना था, यानी यहाँ एक भी सही सुमेलित नहीं है। कौन से? एक भी सही सुमेलित जो हैं वो नहीं हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार, इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करना। ठीक है, जाति व्यवस्था में भारतीय समाज। तो चंपारण के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो था ये इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान महात्मा गांधी ना पहला सत्याग्रह था और ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लखनऊ समझौते से संबंधित बातें हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते के तौर पर मंडलों को स्वीकार किया गया। बाल गंगाधर नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता
था। तो यहाँ पर यदि हम बात कर लें, ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 28 पर, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक माना जाता जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व भुगतान करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जमींदारों को अपनी राजस्व की राशि देनी थी, निश्चित सीमा पर स्थिति नहीं बढ़ाई जाती थी, बिल्कुल सही है। ये रैयत काश्तकार बन गए क्योंकि मिट्टी की जुताई करने वाला माना जाता था, ये भी सही है। इस बंदोबस्त में जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान थीं, बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय हस्तकला उद्योग पतन शुरू हो गया। भारतीय बाजार पर सस्ते ब्रिटिश माल का आयात होने लगा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, भारतीय वस्त्रों का लगभग शून्य निर्यात शुल्क लगाया गया। संचार परिवहन सुविधाओं की क्रांति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों तीसरा नहीं होगा, निर्यात तो बहुत बढ़ा दिया गया था, बाकी दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या कह रहा है 130, उसको समझते हैं। द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों से प्रति आकर्षित थे। कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कार्रवाइयों से जुड़ा था। ये बात करें तो पहला दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में अखबारों में देखी गई टैक्सी बॉट क्या है? एक नाव टैक्सी, एक विमान संचालन उपकरण और एक क्रिप्टो करेंसी, एक मेलवेयर। तो ये है विमान संचालन उपकरण है टैक्सी बॉट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। वैसाखी महोत्सव के संदर्भ में यह आमतौर पर हर साल 13 से 14 अप्रैल में मनाया जाता है, सही है। यह 1699 में गुरु ग्रंथ साहब ने खालसा पंथ के गठन के तौर पे मनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड शॉप स्क्वाड समाचार में उल्लेख किया गया ICBM मिसाइल इजराइल और अमेरिका की संयुक्त विकसित किया, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र में उग्रवादी समूह चीन की एक सैन्य अभ्यास, ठीक है, और ये यूरोपीय सामूहिक सुरक्षा, तो ये चीन का एक सैन्य अभ्यास है। और ताइवान समुद्र के पास, ये चीन ने ताइवान के समुद्र के पास 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? इसकी मेज़बानी की गई थी चेन्नई के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप की चेन्नई द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान रतन टाटा, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, किरण मजूमदार, तो ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है परोपकारी कला संग्रहालय किरण नादर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान दिया गया। किरण नादर को दिया गया है। किसे दिया गया है? किरण नादर को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण आज से थोड़ा कम अभियान के उद्देश्य दैनिक सेवन में कमी लाना है। किसमें? नमक में, ट्रांसफैट में, वनस्पति तेल में। तो ये है आपका नमक में। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने ईट राइट इंडिया आंदोलन लागू किया। सभी नागरिकों को सुरक्षित स्वच्छ टिकाऊ देने के लिए शुरू किया गया। नमक की मात्रा को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम देशों के संगठन ओपेक प्लस का हिस्सा है? मैक्सिको, ओमान, रूस और बहरीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 ये दोनों ओपेक प्लस के चारों सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी बादीपुर राष्ट्रीय, नागरहोल राष्ट्रीय या मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मित्रों किया गया है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया इन्वेस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में इस रिपोर्ट की शुरुआत कानून मंत्रालय द्वारा की गई, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2019 में टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 140। क्या है 140? उसे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस राज्य की गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा
करने की मंजूरी दे दी है। तो ये राज्य है आपका कौन सा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोली में ऐसा करने की इजाज़त दे दी है। किसमें? हिंगोली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। इस समिति के गठन के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है इसके अध्यक्ष? तो यहाँ पर यदि अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं टी सोमनाथन। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्यालय कहाँ खुला है? हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर और दिल्ली। तो ये कार्यालय कहाँ पर खुला है? ये कार्यालय बंगलौर में खुला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। खबरों में रॉक फोर्ट मंदिर परिसर माना जाता है। मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव नरेश द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा, यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में कावेरी तट पर है। रॉक फोर्ट, थामास्वामी मंदिर, चिरस्थायी मंदिर परिसर पवित्र है और इसे स्थानीय मोरकट्टू नाम से जाना एक प्राचीन चट्टान का बना किला है। मंदिर परिसर है भारत के तमिलनाडु कावेरी तट पर है। गुफा मंदिर महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लवों द्वारा किया गया था। पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। पहला तो दूसरा तो सही है। मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं शताब्दी में महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लवों द्वारा किया गया था। किले में सबसे पुरानी संरचना एक गुफा मंदिर है। रॉक फॉरफेट, तिरुचिरापल्ली रामास्वामी परिसर तो ध्वजा पुरानी संरचना माना जाता है। मंदिर परिसर का निर्माण पल्लव वंश महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लवों द्वारा, बाद में चोलों के द्वारा, उसके बाद मदुरई नायकों ने बनवाया था। केवल पल्लव नहीं हैं, चोल भी हैं और आपके मदुरई के नायक भी हैं। अकेले पल्लव नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। ऑपरेशन कावेरी के संबंध में बात करनी है। क्या है ऑपरेशन कावेरी? यह कावेरी में अवैध रेत खनन को रोक लगाने का एक अभियान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी? भारत और सूडान में फंसे भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। पहला गलत, दूसरा भी गलत। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IMF। तो ये की जाती है शरणार्थियों के लिए। नेक्स्ट है 146। मतरावरी बंदरगाह निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। ठीक है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो जापान की सहायता से किया जा रहा है। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। ये सही, ये गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 147 क्या है? पुष्करू, पुष्करा, पुष्करम उत्सव निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रमुख 12 नदियों में प्रत्येक नदी की राशि अनुमान 12 दिनों तक माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर आंसर जो होगा वो दोनों सही होंगे। मातावारी हमारे भारत में 12 नदियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्राणहिता, जिसके लिए प्रत्येक नदी के लिए उस नदी की राशि के अनुसार पुष्करम उत्सव मनाया जाता है। बृहस्पति उस राशि के प्रवेश करने के 12 दिन बाद इसको मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है? INS तर्कस से संबंधित है। ठीक है। क्या है? तारकस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तलवार वर्ग से संबंधित है। सही है। यह सूडान निकासी में शामिल तीसरा जहाज है। यानी ये बात दोनों सही हैं। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में बताना है। क्या बताना है? यह सूचकांक 195 देशों की सुरक्षा संबंधी क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क है। और इनिशिएटिव एंटी जॉन्स हॉपकिंस सेंटर साझेदारी, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। IIT परिषद के इस निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? जरा उसे देखो।
हो। यह अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं। सभी IIT कर्मचारियों के कैडर भर्ती तरीकों, सेवा शर्तों के संबंध में निर्धारित करता है। ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने GS वर्ल्ड का पेपर 3 सॉल्व किया, जो कि आधुनिक इतिहास से संबंधित है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ ही इतिहास में क्विक रिवीजन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आप उससे भी जुड़िए और अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।